पैसे और काली शक्तियों की हवस इंसान को किस हद तक गिरा सकती है। ये कहानी उसी खौफनाक मंजर की है। आनंद एक ऐसा सनकी आदमी जिसने दौलत के लालच में तंत्र मंत्र की अंधेरी दुनिया को गले लगाया और अपने ही परिवार की बलि चढ़ा दी। अपने 11 साल की मासूम बेटी पर उसने वो रूह कपा देने वाले जुल्म किए जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अब सवाल यह है कि आनंद अपनी मंजिल तक पहुंचा या उसके अपने ही खून ने उसे खौफनाक मौत की नींद सुला दिया। चलिए देखते हैं आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत एक दुर्गम पहाड़ी रास्तों से होती है। कोहरे से भरे उस रास्ते पर लोगों का एक ग्रुप किसी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। उनकी मंजिल एक सुनसान और रहस्यमय गुफा है। गुफा के अंदर एक अजीब मूर्ति के सामने वो डरावनी तांत्रिक साधना में लीन है। कभी वो जोर जोर से अपनी छाती पीटते हैं तो कभी अजीब तरीके से जीभ निकालकर तांत्रिक रस्में निभाते हैं। आसपास का माहौल बता रहा है कि यहाँ किसी काली शक्ति की पूजा हो रही है। फिर सीन बदलता है और हम एक साफ सुथरे घर को देखते हैं, लेकिन वहाँ का माहौल नॉर्मल नहीं है। माँ और बेटी का पूरा शरीर खून से लथपथ है। उनकी आंखों में गहरा खौफ है। माँ पत्थर की तरह मासूम बैठी है और छोटी बच्ची डर से कांपते हुए पूछती है, माँ क्या हनी अब कभी वापस नहीं आएगा। हनी का नाम सुनते ही माँ और भी सहम जाती है। साफ पता चलता है कि उन्होंने कुछ भयानक किया है या उनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। लेकिन यह हनी कौन है और वो दोनों खून से सने हुए क्यों हैं? इस रहस्य को समझने के लिए कहानी साल 2013 में पीछे चली जाती है। एक सरकारी ऑफिस में भारी हंगामा मचा है। दफ्तर के लोग मिलकर आनंद नाम के एक आदमी की पिटाई कर रहे थे। वजह यह है कि आनंद ने दफ्तर में एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया था। पल भर में ही उसका करियर और नौकरी सब खत्म हो जाते हैं। जब उसके साथी उसकी दराज साफ करते हैं तो वहां से एक अजीबोगरीब फूल और जादू टोने का सामान मिलता है। पिटाई के बाद बुरी हालत में जब आनंद घर लौटता है तो उसकी पत्नी ललिता, जिसे हमने शुरुआत में खून से लथपथ देखा था, उसे देखकर चौंक जाती है। ललिता इस हालत की वजह पूछती है तो आनंद सारा दोष अपनी छोटी बेटी पर मढ़ देता है। वो अंधविश्वास में डूबा हुआ दावा करता है कि जब से ये लड़की घर आई है तब से उसकी किस्मत फूट गई है। ललिता इसका विरोध करती है लेकिन आनंद उसकी बात अनसुनी कर देता है। इसके बाद वो घर की सारी तस्वीरें हटा देता है और एक खास मूर्ति के सामने बैठ जाता है। फिर वो वही तांत्रिक रस्में शुरू करता है जो हमने पहाड़ी गुफा में देखी थी, यानी आनंद उसी तांत्रिक गिरोह का हिस्सा था। अब वक्त बीतकर साल 2019 आ जाता है और आनंद का पागलपन अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। मोहल्ले के लोग आनंद को अजीब नजरों से देखते हैं क्योंकि वो सारा वक्त घर के बाहर खुले आसमान के नीचे जादू टोना और तंत्र मंत्र की साधना में लगा रहता है। एक दिन जब वो घर लौटता है तो ललिता उसे बताती है कि मकान मालिक किराए के लिए दबाव डाल रहे हैं। आनंद बिना किसी फिक्र के बोलता है कि ललिता ने जो पैसे बचा कर रखे हैं वही दे दे। लेकिन अब ललिता का सब्र का बांध टूट चुका है। जब वो आनंद से विनती करती है कि वो कोई नौकरी कर ले तो आनंद गुस्से में चिल्लाने लगता है। वो कहता है, बस कुछ दिन और रुक जाओ, जैसे ही देवी के दर्शन होंगे हम करोड़पति बन जाएंगे। ललिता जब उसके इस झूठे दिलासे का विरोध करती है तो आनंद अपना आपा खो देता है और उसे बुरी तरह मारने लगता है। बाहर पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं और तंग आकर मकान मालिक को आखिरी चेतावनी देते हैं कि इन काला जादू करने वालों को आज ही घर से बाहर निकालो। कोई रास्ता ना देख आनंद उसी रात अपनी पत्नी और बेटी को लेकर घर छोड़ देता है। कहानी अब साल 2022 में पहुंचती है। आनंद अब एक नए घर की निचली मंजिल पर रहता है। ऊपर वाली मंजिल पर विद्या और उसके पति रहते हैं। विद्या एक सिंगर है। एक दिन जब ललिता अपनी बेटी मीरा को स्कूल से लेकर लौट रही थी तो उसे विद्या का खूबसूरत गाना सुनाई देता है। मीरा का मन भी गाना सीखने का था। ललिता जब मीरा को लेकर विद्या के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि विद्या असल में ललिता के स्कूल में ही नई म्यूजिक टीचर के तौर पर आई है। विद्या खुशी खुशी सिखाने के लिए मान जाती है, लेकिन तभी एक बहुत ही गलत घटना होती है। विद्या के पिता मीरा को प्यार करने के बहाने पास बुलाते हैं और उसे गलत तरीके से छूने लगते हैं। ललिता का ध्यान नहीं जाता, लेकिन छोटी मीरा डर के मारे सहम जाती है। ललिता घर लौटती है लेकिन वहाँ भी आनंद की वही पुरानी हालत थी। कोई काम धंधा नहीं, बस अपनी अंधेरी दुनिया में साधना चल रही है। उसी रात आनंद के पास उसका तांत्रिक गुरु आता है। गुरु उसे लालच देता है कि अगर वो 20 दिनों के लिए बाहर जाकर एक बड़ी तांत्रिक रस्म पूरी करे तो उसकी किस्मत खुल जाएगी। लेकिन असली समस्या मीरा को लेकर है। गुरु मीरा को लेकर किसी भयानक और डरावनी प्लान की ओर इशारा करता है। छिपकर ललिता ये सब सुन लेती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आनंद आग बबूला होकर ललिता की बेरहमी से पिटाई कर देता है। माँ बाप का यह झगड़ा देखकर मीरा रोने लगती है। ऊपर से विद्या भागकर नीचे आती है और हालात संभालने के लिए मीरा को उस रात के लिए अपने घर ले जाती है। अगले दिन स्कूल में विद्या ललिता को बताती है कि रात को मीरा उनके साथ नहीं सोई, बल्कि सोफे पर अकेली सोई थी। जब ललिता मीरा से पूछती है कि क्या हुआ था तो मीरा रोते हुए बताती है कि रात को विद्या के पिता ने उसके साथ बहुत ही गंदी हरकत की थी। अपनी बेटी के मुंह से ये सच सुनकर ललिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी बेटी अब कहीं भी सुरक्षित नहीं है। उसी रात जब आनंद नशे के हालत में था, ललिता खुद को शांत रखती है और उसे बोलती है कि वो अब और झगड़ा नहीं करेंगे। आनंद बताता है कि उसे 10 दिनों के लिए बाहर
जाना होगा और वो ललिता को सलाह देता है कि वो मीरा को लेकर कहीं घूम आए। ललिता मौका देखकर बोलती है कि वो गुरुजी के आश्रम में जाकर रहेगी। आनंद खुशी खुशी मान जाता है। अगले दिन ललिता मीरा को लेकर आश्रम पहुंचती है, जहां आचार्य नाम का एक सेवादार उनके रहने का इंतजाम करता है। मीरा को आश्रम पसंद आता है, लेकिन ललिता का मन अभी भी घबरा रहा था। इधर आनंद अपने गुरु और एक दूसरे आदमी के साथ मिलकर किसी गुप्त तांत्रिक रस्म की तैयारी कर रहा था। आश्रम में एक दिन अचानक मीरा के ना मिलने पर ललिता डर जाती है, लेकिन बाद में उसे आचार्य के पास सुरक्षित पाती है। आचार्य खुद को ललिता के भाई जैसा बताकर उसे दिलासा देता है। जब ललिता को बीमार गुरुजी से मिलने का मौका मिलता है तो वो एक अजीब बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि मीरा की कुंडली में बहुत बड़ा दोष है और वो किसी भारी खतरे की ओर बढ़ रही है। ये सुनकर ललिता पूरी तरह परेशान हो जाती है। अगले दिन आनंद आश्रम आता है और ललिता मीरा को बताता है कि अब से वो बहुत ही आलीशान घर में रहेंगे। पहली बार आनंद अपनी बेटी मीरा का नाम लेकर पुकारता है, जिससे कि बच्ची खुश होकर अपने पिता के पास चली जाती है। आनंद मीरा से बोलता है कि अगर वो हमेशा खुश रहना चाहती है तो उसे पिता की हर बात माननी होगी। आनंद की ये बातें ललिता को खटकती है। जाते वक्त आचार्य मीरा को एक खिलौना देता है, लेकिन रास्ते में आनंद उस खिलौने को फेंक देता है। नए घर पहुंचने पर आनंद के गुरु सारंगा वहां यमुना नाम की एक लड़की को लाते हैं और बोलते हैं कि अब से वही घर की देखभाल करेगी और मीरा की टीचर भी वही होगी। सारंगा आनंद के कान में बोलता है कि साउंड प्रूफ कमरा तैयार हो रहा है। इसके बाद यमुना एक कपड़े को बिल्ली जैसा बनाकर आनंद के पास लाती है और सारंगा बोलता है कि मीरा को अच्छे से तैयार करो। ललिता ये सब देख लेती है और रात को आनंद से पूछती है कि तुम मीरा के साथ क्या करना चाहते हो, उसकी जगह मुझे ले लो। आनंद बताता है कि यह तांत्रिक विद्या सिर्फ छोटे बच्चों के साथ ही हो सकती है, इसलिए सारंगा ने उसकी बेटी को चुना है। वो कहता है कि मीरा को कुछ नहीं होगा और उसे शांत करने के लिए पैसों की एक गड्डी दे देता है। वो बोलता है ये तो बस शुरुआत है, आगे बहुत पैसे आएंगे। पैसों के लालच में ललिता चुप हो जाती है। अगली सुबह वो मीरा को समझाती है कि उसके पापा जो भी कहें वो मान ले और डरे नहीं। इसके बाद आनंद और उसके गुरु मीरा को साथ लेकर एक लंबे सफर पर निकल जाते हैं। मीरा के जाने के बाद ललिता फिर से चिंता में पड़ जाती है और भगवान से प्रार्थना करने लगती है। उधर काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद वो सब एक अनजान जगह पर पहुंचते हैं। वहां एक आदमी बोरी में कुछ रखकर मीरा को उसे लेने के लिए बोलता है, लेकिन बोरी के अंदर कुछ हिलता हुआ देखकर मीरा डर जाती है और उसे हाथ नहीं लगाना चाहती। वो आदमी आनंद से पूछता है कि बच्चे की उम्र क्या है। आनंद कहता है वो 11 साल की है। उम्र सुनकर वो आदमी बोलता है कि उम्र तो काफी हो गई है, अब बहुत सावधानी बरतनी होगी। वो पूछता है क्या मीरा के पीरियड शुरू हो गए। आनंद बोलता है नहीं। इसके बाद वो आदमी मीरा को एक बोरी थमा देता है और चेतावनी देता है कि लड़की पर 24 घंटे नजर रखनी होगी, क्योंकि अगर पीरियड शुरू हो गए तो सारी मेहनत और तंत्र मंत्र बेकार हो जाएगा। सब लोग बोरी लेकर घर वापस आते हैं। ललिता जैसे ही मीरा के पास जाना चाहती है, आनंद उसे रोक देता है और सीधे मीरा को उस साउंड प्रूफ कमरे में ले जाता है। वहां बोरी खोली जाती है और उसमें एक बिल्ली निकलती है। वही बोरी के अंदर हिल रही थी। यमुना उस बिल्ली को रस्सी से दीवार के साथ बांध देती है। इसके बाद मीरा और बिल्ली को उसी कमरे में अकेला छोड़ दिया जाता है। अपनी छोटी सी बच्ची को इस तरह कैद देखकर ललिता पूरी रात बेचैनी में गुजारती है। अगली सुबह आनंद अपनी तांत्रिक रस्में शुरू करता है और मीरा को सिखाता है कि बिल्ली को फांसी कैसे देनी है। असल में ये सब वो धन दौलत पाने की लालच में कर रहा था। उसी रात तेज बारिश शुरू हो जाती है और बिल्ली जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे मीरा बुरी तरह डर जाती है। शोर सुनकर आनंद, ललिता और यमुना जाग जाते हैं। ललिता मीरा के पास जाना चाहती है पर आनंद उसे धक्का दे देता है। आनंद और यमुना कमरे के अंदर जाकर फांसी का फंदा सेट करते हैं और मीरा से बोलते हैं कि बाकी का काम अब उसे ही करना पड़ेगा। यमुना बाहर आकर सारंगा को फोन करती और उसे तुरंत आने को बोलती है। मीरा पहले से ये तय प्लान के मुताबिक बिल्ली के गले में रस्सी डालकर फांसी की तैयारी कर लेती है। तभी सारंगा वहां पहुंचता है और पूछता है कितना समय हुआ। आनंद बताता है 10 मिनट हो गए। सारंगा बोलता है यही सबसे सही मौका है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। वो खिड़की के पास जाकर पूछता है क्या बिल्ली ने 4 बच्चों को जन्म दिया। आनंद बोलता है हाँ। दरअसल बिल्ली का वो चिल्लाना बच्चों को जन्म देने के वजह से था और ये सब उसी पल का इंतजार कर रहे थे। सारंगा पूछता है क्या खून निकला। आनंद के हाँ कहते ही सारंगा उसे खिड़की से इशारा करता है कि अब बिल्ली को फांसी पर लटका दो। आनंद जैसे ही बिल्ली को फांसी देता है, ललिता ये सब देख लेती और डर के मारे बेहोश हो जाती है। ललिता के बेहोश होने के बाद आनंद उसे उठाकर कमरे में ले जाता है और बिस्तर पर लिटा देता है। इधर यमुना तांत्रिक रस्म खत्म करके दोबारा मीरा के पास आती है। वो बिल्ली के बच्चों के पास से कुछ उठाती है और पूजा वाली जगह पर रख देती है। इसके बाद सारंगा को नहाते हुए दिखाया जाता है। दूसरी तरफ ललिता बिस्तर पर तड़पने लगती है और उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। सारंगा अपनी तैयारी पूरी करके पूजा पर बैठता है और मीरा ये सब देख रही थी। मीरा जब उस साउंड प्रूफ कमरे से
जाती है तो उसे वो मरी हुई बिल्ली फंदे पर लटकी दिखती है, लेकिन तभी उसे बिल्ली के चिल्लाने की आवाज आती है जिससे वो डर जाती है। अजीब बात यह है कि वो बिल्ली सिर्फ मीरा को ही जिंदा दिखाई दे रही थी। इस तांत्रिक काम के सफल होने के बाद आनंद के घर एक क्लाइंट आता है। असल में सारंगा पैसे के बदले आनंद के लिए ये सब कर रहा था। बिल्ली देने वाला आदमी आनंद को 10 दिन के बाद एक और बिल्ली देने का वादा करता है, लेकिन वो फिर से चेतावनी देता है कि अगर मीरा के पीरियड शुरू हो गए तो सब बर्बाद हो जाएगा। आनंद कहता है कि उसने डॉक्टर से बात की है, 1 साल तक कोई खतरा नहीं है। सारंगा आनंद से कहता है इस बार वाला क्लाइंट विदेशी है, इसलिए मीरा को तैयार रखो। आनंद कहता है कि ललिता को मनाना मुश्किल है पर वो उसे मना लेगा। मीरा अपने बीमार माँ को देखने आती है और उनकी हालत देखकर रोने लगती है। रसोई में यमुना ललिता के लिए एक खास मशरूम का जूस बना रही होती है। वो जूस पीते ही ललिता पूरी तरह बेसुध होकर सो जाती है। तभी वहाँ एक डॉक्टर आता है और ललिता को इंजेक्शन लगाता है। डॉक्टर बताता है कि वो अगले 24 घंटों तक सोती रहेगी। डॉक्टर ये भी चेतावनी देता है कि इस इलाज में ललिता को अगले 5 साल तक मानसिक समस्या हो सकती है और वो वायलेंट भी हो सकती है। डॉक्टर के जाने के बाद ललिता का शरीर 2 बार बुरी तरह कांपता है, जिसे देखकर आनंद चौंक जाता है। मीरा अपनी माँ से मिलना चाहती है पर यमुना उससे मिलने नहीं देती और दरवाजे पर ताला लगा देती है। उसी रात मीरा को फिर से बिल्ली के रोने की आवाज सुनाई देती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है और वो बुरी तरह डर जाती है। तभी मीरा के सामने बिल्कुल उसी तरह दिखने वाली एक लड़की बिल्ली जैसी हरकतें करते हुए आती है। मीरा उससे पूछती है तुम कौन हो? वो लड़की जवाब देती है मैं तुम्हारी बहन हूँ। असल में वो मरी हुई बिल्ली ही ये रूप लेकर आई थी। मीरा उसका नाम पूछती है तो वो कहती है मेरा कोई नाम नहीं है, तुम ही रख दो। मीरा उसे हनी नाम देती है। हनी पूछती है कि माँ इतनी बीमार क्यों है? मीरा बोलती है मुझे नहीं पता। हनी बताती है कि माँ असल में बीमार नहीं है, बल्कि उन लोगों ने उन्हें जानबूझकर ऐसा बनाकर रखा है ताकि वो तुम्हारे साथ अपनी तांत्रिक रस्में बिना किसी रुकावट के कर सकें। हनी मीरा से पूछती है क्या तुम माँ से मिलना चाहती हो? मीरा कहती है कि यमुना ने दरवाजा बंद रखा है और चाबी कहाँ है ये नहीं पता। हनी बोलती है उसे पता है। जब वो चाबी लेने जाते हैं तो देखते हैं कि आनंद और यमुना के बीच कुछ गलत रिश्ता चल रहा था। हनी चाबी लेकर आती है और मीरा दरवाजा के दरार से देखती है कि माँ बिस्तर पर बैठी पागलों की तरह चिल्ला रही है और कह रही है चले जाओ। ये देखकर मीरा बहुत डर जाती है। अगले दिन मीरा ड्राइंग कर रही होती है, तभी आनंद आता है। मीरा बोलती है उसे स्कूल जाना है, उसे अब पापा पसंद नहीं है और वो माँ के पास रहना चाहती है। उसके पापा बोलते हैं वो स्कूल जाएगी पर पहले डॉक्टर से बात करनी होगी। मीरा घबराकर बोलती है कि बीमार तो माँ है तो फिर डॉक्टर मेरे पास क्यों आएंगे? वो नकली डॉक्टर मीरा को चुप कराता है और उसे जबरदस्ती एक इंजेक्शन लगा देता है। ये इंजेक्शन इसीलिए है ताकि मीरा को पीरियड शुरू ना हो। डॉक्टर के जाने के बाद हनी आती है और बताती है कि वो आदमी कोई असली डॉक्टर नहीं था। मीरा बोलती है कि उसे यमुना भी पसंद नहीं है। हनी भी उसकी बात से सहमत होती है। मीरा सिर्फ स्कूल जाना चाहती है पर हनी उसे सच बताती है कि वो लोग माँ को कभी ठीक होने नहीं देंगे। ये सुनकर मीरा थोड़ी इमोशनल हो जाती है। अगले दिन फिर से एक बिल्ली के साथ मीरा को उसी कमरे में बंद कर दिया जाता है। हनी बोलती है कि वो बार बार गर्भवती बिल्ली लाएंगे, उसके बच्चे होंगे और फिर उसे मार देंगे। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। मीरा बेबस होकर पूछती है वो क्या कर सकती है। दूसरी तरफ आचारी पुरानी वाली बिल्डिंग में ललिता को ढूंढने जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात विद्या से होती है। विद्या बताती है कि ललिता 1 साल पहले ही ये घर छोड़ चुकी है और उसे नहीं पता अब वो कहाँ है। आनंद अपनी पत्नी ललिता को पूरी तरह पागल बनाने के लिए नकली डॉक्टर से उसे भारी दवाइयाँ और इंजेक्शन दिलवाता रहता है। दवाइयों के असर से ललिता के हाथों पर नीले निशान पड़ गए हैं। इसी बीच एक और बिल्ली के बच्चे देने का समय आ जाता है। बिल्ली के चिल्लाने की आवाज सुनकर मीरा और ललिता दोनों की नींद खुलती है। ललिता गुस्से में बुदबुदाती है कि वो लोग एक और बेगुनाह बिल्ली को मार रहे हैं और उन्होंने उसकी बेटी को कैद कर रखा है। वो अब किसी को नहीं छोड़ेगी और सबको मार देगी। उधर आनंद और सारंगा अपनी तांत्रिक रस्म पूरी करके बिल्ली को मार देते हैं। अगले दिन मीरा को पीरियड ना हो इसके लिए उसे फिर से दवाइयाँ दी जाती है। वो नकली डॉक्टर आनंद को चेतावनी देता है कि इतनी भारी दवाइयों से लड़की के हार्मोन्स बिगड़ सकते हैं और अगर पकड़े गए तो ह्यूमन राइट्स का केस हो सकता है। लेकिन आनंद उसे ढेर सारे पैसे देता है, जिससे डॉक्टर का मुंह बंद हो जाता है। इसके बाद सारंगा और आनंद बेंगलोर के एक अमीर क्लाइंट से मिलने जाते हैं। सारंगा उसे समझाता है कि बिल्ली का गर्भ जल तंत्र मंत्र में सबसे कीमती चीज है। वो बोलता है कि आमतौर पर बिल्ली अपने बच्चे को जन्म देने के बाद उसे खुद खा लेती है, लेकिन अगर कोई उसे हासिल कर ले तो वो करोड़पति बन जाता है। सारंगा तांत्रिक विद्या विस्तार से बताता है कि एक छोटी बच्ची को गर्भवती बिल्ली के साथ रखा जाता है। जैसे ही बिल्ली बच्चे देती है उसे मारकर उसका गर्भ जल एक मटके में भरा जाता है। फिर पूजा की जाती है और उस मटके को बिना पीछे मुड़े घर की दक्षिण दिशा में जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। ऐसा करने वाला इंसान बहुत धनवान बनता है। क्लाइंट के समझाने के बाद उसे भरोसा हो जाता है और वो सारंगा को बहुत सारे पैसे देता है। इसके बाद वो लगातार बिल्लियों को मारता है
है और उनके गर्भ जल को जमीन में गाड़ते रहता है। मरी हुई बिल्लियों को वो घर के पास ही दफना देता है। दूसरी तरफ मीरा इंजेक्शन और टॉर्चर के वजह से बहुत कमजोर हो गई थी, यहाँ तक कि वो बिस्तर से ठीक से अब उठ भी नहीं पाती। इसी बीच एक दिन आनंद तैयार होकर मीरा के पास आता है और बोलता है कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है। वो उसे एक अच्छी बच्ची बनकर रहने को बोलता है। मीरा फिर से स्कूल जाने की जिद करती है तो आनंद झूठ बोल देता है कि वापस आकर वो उसे स्कूल जरूर भेजेगा। आनंद के जाने के बाद यमुना समय पर मीरा को खाना देती है, लेकिन मीरा कुछ भी नहीं खाती। उसी दिन अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और यमुना जैसे ही दरवाजा खोलती है वो कुछ ऐसा देखती है कि बुरी तरह डर जाती है। बाद में आनंद और सारंगा घर वापस आते हैं तो देखते हैं यमुना गायब है। मीरा उन्हें बताती है कि वो खाना देने आई थी और उसके बाद से उसने उसे नहीं देखा। सारंगा को शक होता है कि शायद यमुना पैसों के लालच में भाग गई। पैसा सुनते ही आनंद घबराकर अपने कमरे में भागता है और पैसा चेक करता है। पैसा सही सलामत देखकर उसकी जान में जान आती है, क्योंकि उसे पैसों से बढ़कर कुछ भी प्यारा नहीं है। तभी फिर से घंटी बजती है और एक और आदमी एक छोटी बच्ची को लेकर आता है। आनंद उस बच्ची को लेकर शुरुआत वाली उसी पहाड़ी गुफा में जाता है और उस पर तांत्रिक रस्में शुरू कर देता है। इधर घर पर मीरा बहुत दुखी मन से कुछ तस्वीरें बना रही थी। तभी हनी उसके पास आती है। हनी बताती है कि वो लोग अब उस दूसरी बच्ची को पकड़ लाए हैं। वो मीरा को समझाती है कि तुम्हें अपनी माँ को बचाना होगा, वरना वो उन्हें कभी ठीक होने नहीं देंगे। मीरा बोलती है कि उसे माँ से डर लगता है, क्योंकि वो दिन भर दीवारों से बात करती है। हनी उसे हिम्मत देती है कि तुम माँ के पास जाओ और यहाँ से भागने की कोशिश करो। दूसरी तरफ ललिता को होश आता है और वो गुस्से में चिल्लाती है कि उन लोगों ने मेरी बेटी को तड़पाने के बाद अब एक और मासूम बच्ची को कैद कर लिया है, वो अब चुप नहीं बैठेगी। तभी मीरा अपनी माँ के पास पहुंचती है। माँ और बेटी बहुत दिनों के बाद एक दूसरे को सही सलामत देखकर इमोशनल हो जाते हैं। मीरा अपनी माँ का हाथ पकड़ती और बोलती है चलो माँ, हम यहाँ से हमेशा के लिए भाग चलते हैं। हनी मीरा को समझाती है जब तक उसके पिता जिंदा हैं मासूम बच्चियों पर अत्याचार होता रहेगा, इसलिए उन्हें खत्म किए बिना वो कहीं भाग नहीं सकते। जब मीरा हनी से बात करती है तो ललिता को आसपास कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि हनी सिर्फ मीरा को ही दिखती है। ललिता पूछती है ये हनी कौन है? मीरा बताती है वो मेरी बहन है जो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है, वो तब से मेरे साथ है जब से पहली बिल्ली को मारा गया था। ललिता सच समझ जाती है और मीरा से बोलती है कि वो भी हनी को देख पा रही है, बस इसीलिए ताकि उसकी बेटी को हिम्मत मिले। मीरा भावुक होकर अपनी माँ को बताती है कि उसे स्कूल जाना है और वो अब ये सब नहीं सह सकती। ललिता उसे गले लगाती और वादा करती है कि वो अब सब कुछ संभाल लेगी। उसी समय आनंद एक नई बच्ची को लेकर घर आता है और उसे बिल्ली के साथ कमरे में बंद कर देता है। मीरा मौका देखकर आनंद को पीने वाले सोडे में बहुत सारी नींद की गोलियां मिला देती हैं। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और आनंद नशे में वो सोडा पीकर वहीं बेहोश हो जाता है। जैसे ही वो सोता है मीरा अपनी माँ को बुला लेती है। ललिता आनंद को एक भारी इंजेक्शन लगा देती है ताकि वो गहरी नींद में ही रहे। मीरा उस कमरे का दरवाजा खोलकर नई बच्ची और बिल्ली को आजाद कर देती है, जिसे देखकर हनी खुश होती है। ललिता बहुत समय के बाद बारिश के पानी में खुद को साफ महसूस करती है। मीरा अपनी माँ के लिए एक नई साड़ी लाती है। फिर माँ और बेटी मिलकर बेहोश आनंद को घसीटते हुए उसी तांत्रिक पूजा वाली जगह पर ले जाते हैं। आनंद वहां रखे एक भारी हथियार से आनंद के सिर पर तब तक वार करती है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। इस दौरान माँ बेटी दोनों के शरीर पर खून के छींटे पड़ जाते हैं। वो यही नहीं रुकती, जिस फंदे पर बिल्लियों को लटकाया जाता है उन्होंने आनंद को उसी फंदे पर लटका दिया। इसके बाद वो शांति से अपना खून साफ करती हैं। ललिता पूछती है क्या उसे डर लग रहा है? मीरा मुस्कुराकर बोलती है अब उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। आखिर में वो उस तांत्रिक जगह पर आग लगा देती हैं और सबको जलाकर राख कर देती हैं। अगली सुबह न्यूज में खबर आती है कि आज के AI के जमाने में भी लोग तंत्र मंत्र जैसी चीजों पर यकीन करते हैं। खबर मिलती है कि तांत्रिक क्रियाओं के चलते आनंद का खून हो गया और उसके घर में कई जानवरों के कंकाल मिले हैं। पुलिस ललिता को लहूलुहान हालत में पकड़ लेती और पूछताछ शुरू करती है। पुलिस पूछती है क्या तुमने आनंद को मारा और उसका साथी सारंगा कहाँ है? ललिता निडर होकर बोलती है हाँ, मैंने उसे मारा और अगर सारंगा मिला तो उसे भी मार दूंगी। ललिता बताती है कि आनंद से उसकी लव मैरिज हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही वो उस पर जुल्म करता था। उसने अपनी बेटी मीरा के खातिर सब सहा, लेकिन पैसों और तंत्र मंत्र के लालच में आनंद इंसान से शैतान बन गया था। ललिता खुलासा करती है कि उसने सिर्फ आनंद को ही नहीं बल्कि उसकी साथी यमुना को भी मार डाला। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब आचारी घर पर ललिता को ढूंढने आता है, तब यमुना ने उसे रोकने की कोशिश की। उसी दौरान ललिता ने अपने पैरों की बेड़ियां खोलकर यमुना का गला घोंट दिया और आचारी ने उसकी लाश को ठिकाने लगाने में मदद की। पुलिस आचारी को भी गिरफ्तार कर लेती है। जब पुलिस पूछती है कि मीरा कहाँ है तो ललिता रोते हुए बोलती है कि उसकी बेटी को आखिरकार सुख मिल गया और वो गहरी नींद में सो रही है। ललिता बताती है कि उसकी मासूम बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन उस दरिंदे ने उसे बेइंतहा दर्द दिया। पैसों की हवस
जोश में उसने अपनी ही बेटी को जवान तक होने नहीं दिया और उसे इंजेक्शन दे देकर पागल बना दिया। मीरा ने खुद अपनी माँ से कहा था कि उसे इस नर्क से मुक्ति दे दे। ललिता बोलती है कि उसने अपनी बेटी को हमेशा के लिए आजाद कर दिया ताकि वो शांति से सो सके। पुलिस को लास्ट में मीरा की कब्र मिलती है, जिससे साफ होता है कि ललिता ने खुद अपनी बेटी को मारकर उसे इस जुल्म से छुटकारा दिला दिया था। पैसों का नशा इंसान को जानवर से भी बदतर बना देता है और ये हमने आनंद के रूप में देखा। उसे वैसी ही भयानक मौत मिली जिसका वो हकदार था, लेकिन नन्ही मीरा की मौत उसे देखकर तो कोई भी इमोशनल हो जाएगा। खैर, ये कहानी तो यहीं पर एंड होती है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।